यूपी पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल कानपुर में एक युवक के अपहरण के मामले में परिवार ने फिरौती के लिए 30 लाख रुपए तो दिए, लेकिन युवक जिंदा और सही सलामत वापस नहीं लौटा। फिरौती की रकम अपहरणकर्ताओं तक पहुंच गई, लेकिन युवक की जान नहीं बच पाई। परिवार का आरोप है कि उन्होंने कानपुर पुलिस पर भरोसा किया, लेकिन पुलिस अपराधियों को दबोचने में नाकाम रही। हत्या की खबर सुनते ही युवक के परिवार में चीख पुकार मच गई और परिजन पुलिस पर बेहद नाराज हैं। पूरा परिवार अब पुलिस वालों को मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। जिंदा नहीं रखेंगे। जैसे मेरे माँ बाप भटक रहे थे, उसके माँ बाप भटकाएंगे हम। जो मेरे भाई के साथ किया है उन्होंने, पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे कि क्या चीज होती है। आम जनता उसके साथ धोखा करते हैं। वो 1 महीने तक सोती रही पुलिस, तब एक्शन में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कप्तान सर तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, तो कह रहे थे दरोगा आपका लड़का ला के देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था सर ला के देंगे हमें लड़का, हमें मेरा भाई ला के देंगे। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। कोई नहीं दिखाता। सबके पैर चूहे, सबके पास गए, किसी ने नहीं सुनी हमारी। 2 दिन के बाद बताएंगे, 2 दिन के बाद बताएंगे। पूरे जीवन में चूड़ा का लटकाने के लिए वो भी इनको निछावर कर दी। ले जाओ मेरा महीना दे दे, सबने नहीं दिया। अरे भगवान दे मेरा बउआ। और ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो संजीत यादव के जानकार थे, उसके दोस्त थे। अपने बचाव में या फिर इस वक्त वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। इसको जब ये छूट के भाग गया था, गेट के पास तक पहुंच गया, जहाँ रूम रही रहे थे, गेट के पास तक पहुंच गया तो ये ज्ञानेंद्र वहाँ से लेके आया, कमरे में बंद किया, इसको खाने के लिए सेब दिया। जब उसको खाने के लिए सेब दिया, इसने एक आधा सेब काटा, आधा सेब जमीन में दिया, आधा अपने हाथ में रखा था। फिर इसने हाथ काट लिया, 2 बार करके चाकू में हाथ काट लिया और इन्होंने सर पटक दिया करके। सर पटका तो ये थोड़ा फट गया था, तो ज्ञानेंद्र ने फिर पट्टी बांधी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मालूम था उसके पास पैसे हैं कि नहीं? उसके घर में पैसे, उसकी कंडीशन घर की पैसा है नहीं उसके घर में? सर जो हमको बताया था, संजीत ने जो हमको बताया था, बता रहा था मेरे पास 2 ट्रक है मेरे पास और 2 कारें हैं और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है। अच्छा। फोन में 50-60 हज़ार इसे कमा लेते हैं, तो हमें ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं रही थी। अच्छा कह रहे उसने तुम पैसे के लालच में आ गए, पैसा बहुत इसलिए उसको मारा। जी सर। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इस पूरी घटना में ज्ञानेंद्र यादव की गाड़ी, जो फोर्ड गाड़ी थी, उस गाड़ी का प्रयोग इन्होंने इस व्यक्ति को अपहरण करने के लिए किया था। ये अपहृत व्यक्ति 22 तारीख की इवनिंग में लगभग 7:45 बजे हॉस्पिटल से निकला था और अपनी मोटरसाइकिल से गया था। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है, जिससे ये अपहृत व्यक्ति जा रहा था और इस गाड़ी को इन्होंने छिपा दिया था। और अब आपको दिखा देते हैं कि प्रियंका गांधी ने किस तरीके से यूपी पुलिस पर निशाना साधा है। अपने इस ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर भी हमला बोला है। आपको बता देते हैं कि क्या कुछ प्रियंका गांधी ने अपने इस ट्वीट में लिखा है। प्रियंका ने लिखा है कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में संजीत यादव की हत्या। पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और उनकी हत्या भी कर दी गई।
और इस पर बीजेपी ने भी दी है प्रतिक्रिया, सुनिए। देखिए, अपराधी अपराधी है और अपराधियों के साथ योगी जी की सरकार बहुत मजबूती के साथ, बहुत सख्ती के साथ काम कर रही है। लेकिन प्रियंका जी है या उनके भाई साहब हैं, उनको एक बात तय करना पड़ेगा कि वो अपराधियों के साथ हैं या अपराध को ख़त्म करने वालों के साथ हैं। कभी हम देखते हैं कि अपराधियों से मिलने वो जेल पहुंच जाते हैं ये लोग, इनके पार्टी साथी के लोग, साथी संगी लोग। कभी जो है देखते हैं कि ये खुद जो है अस्पताल पहुंच जाएंगी किसी अपराधी से मिलने के लिए। कभी कहेंगे कि जी उत्तर प्रदेश में तो पुलिस बड़ा जुल्म कर रही है, अपराधियों को मार रही है, ठीक नहीं कर रही है। तो ये पहले तय करें कि ये अपराधियों के साथ है कि अपराध को खत्म करने वालों के साथ है। कानपुर की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। पहले संजीत यादव का अपहरण होना, बाद में पुलिस के द्वारा फिरौती का रकम दिलवाना, अब उसकी हत्या हो जाना। उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर, नौजवान, गरीब, आम आदमी घर से निकलेगा तो शाम को लौट के आएगा कि नहीं, अब उसके मन में एक बड़ा डर और भय व्याप्त है। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने साफ मैसेज दे दिया उत्तर प्रदेश की जनता को कि यहां हमारा राज चलता है, गुंडा राज चलता है। और गलती से अगर हम किसी का अपहरण करेंगे और आप पुलिस को बताओगे तो पुलिस को लेके आओगे तो पुलिस के सामने ही मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा और उसके बाद उस व्यक्ति की लाश भेज दूंगा। ये इतनी हिम्मत है। कानपुर की घटना जिसमें पुलिस के सामने 30 लाख रुपए फिरौती के 30 लाख रुपए लेके अपराधी भाग गए और आज कल उसकी लाश भेज दी। इसके मतलब अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बड़ी खबर आ रही है हमारे पास राजस्थान से, जहां पर आपको बता रहे हैं कि हाईकोर्ट से पायलट गुट को राहत मिल गई है। दरअसल स्पीकर ने जो नोटिस दिया था सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को, जिनमें उनको अयोग्य ठहराने की बात थी, उसे लेकर हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। स्टे का मतलब यह हुआ कि अभी सदस्यता को लेकर इस पर कोई फैसला नहीं, यानी कि सदस्यता रद्द नहीं होगी। जो बात स्पीकर के नोटिस में कही गई थी कि इन 19 विधायकों को अयोग्य मान रहे थे स्पीकर, और इसी बात को लेकर नोटिस आगे बढ़ाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है। अब ये देखिए, एक तरह से पायलट गुट के लिए राहत, क्योंकि सदस्यता पर अब कोई खतरा नहीं है अगले ऑर्डर तक, अगले आदेश तक। और इस बीच एक और जो पॉजिटिव संकेत पायलट गुट के लिए है, उसके तहत उनके खेमे के विधायक की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें केंद्र को भी पक्ष बनाने की बात की गई है। पूरा का पूरा ये मामला विधानसभा की सदस्यता को लेकर बीते एक हफ्ते से खींचा चला आ रहा था, लेकिन अब पायलट गुट की याचिका को कोर्ट ने सही माना है। हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। शरद, बड़ी राहत है ये पायलट खेमे के लिए, अब लेकिन देखना ये होगा कि अब आगे यहां से क्या होता है, क्योंकि फौरी राहत ही है अभी, इसको भी फाइनल डिसीजन तो नहीं कहा जा सकता। फाइनल डिसीजन नहीं है, ये स्टे है और ये कहा है कि जो नोटिस दिया था उसको स्टे किया है, लेकिन आगे की सुनवाई जारी रहेगी। जो विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया था उस पर कोर्ट ने स्टे किया है। उनकी जो याचिका थी उनको मेंटेनेबल कहा है, उनको सही माना है, उस पर सुनवाई लायक माना है, खारिज नहीं किया है। ये एक बड़ी राहत है सचिन पायलट के लिए, लेकिन उस पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अभी अंतिम फैसला नहीं दिया है। कोशिश करेंगे, हम कोई वकील आता है तो उसे बातचीत कराने का। फिलहाल देखिए किस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी मची हुई है। सब इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का वकील बाहर आए, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से ये फैसला आया है कोर्ट का, एक बड़ी राहत कही जा सकती है सचिन पायलट गुट के लिए, जो एक तलवार लटकी हुई थी कि सदस्यता जा सकती है, अयोग्य हो सकते हैं। ऐसे में कोर्ट ने उनकी तरफ से जो 19 विधायकों की याचिका थी उसको मेंटेनेबल माना है, इसे लेकर मेंटेनेबल माना है। देखिए वकील आगे बातचीत कराते हैं आपकी। जो स्पीकर ने 14 जुलाई को ऑर्डर दिया है उसमें यथास्थिति बरकरार रखे और याचिकाकर्ता की जो प्रेयर है ए, बी और ई, सिर्फ उस पे सुनवाई होगी। प्रेयर नंबर सी और डी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती, इसलिए कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी। पार्टीज को डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपनी प्लीडिंग कंप्लीट कर लो और जब भी प्लीडिंग कंप्लीट होती है तब फाइनल सुनवाई होगी अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करने के बाद। रिजेक्ट की गई है प्रेयर 4, क्या रहा? प्रेयर 4 रिजेक्ट नहीं करी गई है। प्रेयर 4 और प्रेयर 3 और प्रेयर 4 उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता,
इसलिए इसको हम नहीं सुनेंगे। प्रेयर ए, प्रेयर बी और प्रेयर ई, इसी पे सुनवाई होगी। और जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को अपने ऑर्डर दिया गया है, समन किया गया था, उसको कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए इस मैटर की सुनवाई को। कार्रवाई नहीं होगी स्पीकर की तरफ से 10 का प्रावधान है। प्रेयर 4 में नहीं है सर, वो प्रेयर ई के अंदर है। प्रेयर 3 और 4 कहती है कि इनको एमएलए बने रहने देना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये स्पीकर तय करे। हमारे क्षेत्राधिकार में जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि स्पीकर द्वारा क्या ये नोटिस दिए जा सकते हैं नहीं, और मुख्य रूप से क्या शेड्यूल 10 का 2(1)A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। मुख्य रूप से इन पे आगे फैसला होगा। उस पे जब यथास्थिति बरकरार करने के निर्देश दिए तो कार्रवाई नहीं होगी। अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष मसला रहेगा कि परसों कोर्ट इस पर्टिकुलर ऑर्डर को कैसे देखती है। विधानसभा अध्यक्ष एक्शन ले सकते हैं? देखिए, स्टेटस को का जब ऑर्डर है तो संभवतः अभी तक कोर्ट के समक्ष ये मसला था कि हम खुद समय के लिए कह रहे थे। अब एक स्टेटस को ऑर्डर है, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, तो उच्चतम न्यायालय जो फैसला लेता है वो मान्य होगा। सर, इसमें कोई तारीख नहीं दी है। कोर्ट ने कहा प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाए, जब एक अर्जी लगा दीजिएगा अर्ली लिस्टिंग की, और तब हम तारीख देके सुनवाई करेंगे। मतलब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर? यस, सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा मोटे रूप से। शुक्रिया बहुत बहुत। प्रतीक हमारे साथ प्रतीक केजरीवाल है, उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रतीक जी, क्या आज मुख्य रूप से कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था 14 जुलाई को, उसको यथास्थिति बरकरार रखें और प्रेयर ए, बी और ई पे ही सुनवाई होगी। जो सी और डी है वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, इसलिए उस प्रेयर पे सुनवाई नहीं होगी। गुट के लिए बड़ी राहत मानी जाए संभवतः, क्योंकि स्टेटस को ऑर्डर हुआ है, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई आगे नहीं होगी और उच्चतम न्यायालय के समक्ष मसला है, इसलिए आप कह सकते हैं कुछ हद तक कुछ समय के लिए वो राहत है। तो माना जाए कि जब तक उच्चतम न्यायालय जो कोर्ट ने कहा है वो माना जाए। मुझसे आप राय ना लें कि क्या माना नहीं, जाए। तो उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही फैसला होगा। यस, उच्चतम न्यायालय के अधीन है, और वो कोर्ट ने कल भी उच्चतम न्यायालय ने कह दिया था कि हाईकोर्ट जो भी फैसला करेगी वो उच्चतम न्यायालय के अधीन रहेगा। और इसी के तहत अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष सोमवार को जब आर्गुमेंट होंगे तब इस ऑर्डर को भी प्लेस कर दिया जाएगा, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो आगे क्या ऑर्डर करती है। एप्लीकेशन 4 रिजेक्ट हुआ है, वो क्या है? प्रेयर नंबर जो सी और डी है, उन्होंने कहा है कि हमको एमएलए बने रहने दिया जाए, तो कोर्ट ने कहा ये हमारा परव्यू में नहीं आता। ये तो एंटी डिफेक्शन पे जब स्पीकर कार्रवाई करेंगे कि क्या उनको डिस्क्वालीफाई करना नहीं करना, ये प्रेयर स्पीकर के पास रहेगी। अभी स्टेटस को ऑर्डर है, तो उसके तहत कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है और मामला विचाराधीन है उच्चतम न्यायालय में। तो एक बार उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्देश आता है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए, नोटिस दिया गया है, अभी दोनों पक्षकारों को अपना जवाब देना है, लेकिन कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार करने को कहा है। तो जो स्थिति आज है, अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो नहीं होगा, दे दिया तो उसी स्टेज पे रहेगा। तो आज की स्थिति में स्पीकर के द्वारा सिर्फ नोटिस दिया गया है, उसके उपरांत कोई कार्रवाई नहीं करी गई, तो वही स्थिति बरकरार रहेगी। विधानसभा कब बुलाई जा सकती है? विधानसभा बुलाने का प्रश्न इससे बिल्कुल अलग है, इसका आपस में कोई लेन देन नहीं है। केंद्र को पक्षकार बना दिया है, उनको कहा है कि आप अपना जवाब पेश कर दें, और जब प्लीडिंग यानी कि जवाब पेश कर दें और पूरी प्लीडिंग कंप्लीट हो जाए तो पक्षकार कोई भी अर्जी लगा देगा कि इसकी सुनवाई करी जाए, उसके बाद ही उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा। कोई तारीख नहीं दी गई है अभी। ये बड़ी खबर है, देखिए कोई तारीख नहीं दी गई है। अब उच्चतम न्यायालय जब फैसला कर देगा उसके बाद ही कोई सुनवाई हो पाएगी। यहाँ से इस तरह से जो है विधानसभा अध्यक्ष वकील है, इनका कहना है कि साफ साफ उच्च न्यायालय ने कह दिया है, राजस्थान हाई कोर्ट ने, कि जो याचिका थी सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों को, वो मेंटेनेबल है, और जो नोटिस दिया था विधानसभा अध्यक्ष ने उसको हम स्टे करते हैं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही राजस्थान हाई कोर्ट कोई फैसला दे पाएगा। सुनवाई जारी रहे, लेकिन सुनवाई कब होगी, किस तारीख को होगी, कैसे होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे फैसला क्या देता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे कैसे बढ़ती है। जी शरद, एक चीज पर स्पष्टीकरण आपसे चाहेंगे, जो बागी हैं उनकी सदस्यता को लेकर कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं, सदस्यता बरकरार रहेगी? बिल्कुल इन्होंने जो प्रेयर 3 और 4 था, उसके तहत इन्होंने कहा था कि हमारी सदस्यता रद्द न हो, इसके ऊपर भी कोई आदेश दे दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रेयर 3 और 4 जो है इस पर हम फैसला नहीं कर सकते, ये विधानसभा का मामला है, विधानसभा अध्यक्ष ही फैसला ले सकता है। वो किन परिस्थितियों में कब करता है, जब ये परिस्थितियां उठेगी तब हम करेंगे, लेकिन आपको उनके अयोग्य घोषित करने पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते।
कुल मिलाकर यही मामला चल रहा है कि आयोग घोषित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब उसमें जब राजस्थान हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि याचिका मेंटेनेबल है, इसका मतलब कि वो अभी अयोग्य नहीं घोषित कर सकते, लेकिन कोर्ट साफ उनके विधानसभा अध्यक्ष की किसी भी कार्रवाई पर वो नहीं लगा सकता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ठीक है, फौरी तौर पर राहत यहाँ पर सचिन पायलट खेमे को, लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं कि कोर्ट से बाहर आकर वकील ने क्या कुछ कहा आज की प्रोसीडिंग्स के बारे में। जो स्पीकर ने 14 जुलाई को ऑर्डर दिया है उसमें यथास्थिति बरकरार रखे और याचिकाकर्ता की जो प्रेयर है ए, बी और ई सिर्फ उस पे सुनवाई होगी। प्रेयर नंबर सी और डी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती, इसलिए कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी। पार्टीज को डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपनी प्लीडिंग कंप्लीट कर लो और जब भी प्लीडिंग कंप्लीट होती है तब फाइनल सुनवाई होगी अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करने के बाद। रिजेक्ट की गई है प्रेयर 4 क्या रहा? प्रेयर 4 रिजेक्ट नहीं करी गई है। प्रेयर 4 और प्रेयर 3 और प्रेयर 4 उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं सुनेंगे। प्रेयर ए, प्रेयर बी और प्रेयर ई इसी पे सुनवाई होगी और जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को अपने ऑर्डर दिया गया, समन किया गया था, उसको कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। प्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए इस मैटर की सुनवाई को। कार्रवाई नहीं होगी स्पीकर की तरफ से, 10 का प्रावधान है। प्रेयर 4 में नहीं है सर, वो प्रेयर ई के अंदर है। प्रेयर 3 और 4 कहती है कि इनको एमएलए बने रहने देना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये स्पीकर तय करे। हमारे क्षेत्राधिकार में जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि स्पीकर द्वारा क्या ये नोटिस दिए जा सकते हैं नहीं, और मुख्य केस मानते हुए उसके ऊपर स्टेटस को का आदेश किया है। बाकी जो भी अगर ऑपरेटिव ऑर्डर जो हमारे पास में आएगा उसके बाद ही मैं आपसे ज्यादा बात कर पाऊंगा। कोई नई तारीख नहीं, अभी इसमें और कोई नई तारीख नहीं है। ने क्या कहा कोर्ट से? आरडी रस्तोगी को क्या वक्त दिया गया? उनको ये बोला गया है कि आप इसके अंदर इंस्ट्रक्शन ले लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप उसके लिए स्वतंत्र। कोई नई तारीख का ऐलान किया गया सर? अच्छा चलिए। तो ये थे सचिन पायलट के वकील देवांशु जो कह रहे हैं कि एक बड़ी राहत कही जा सकती है जिस तरह से ये फैसला आया है। सचिन पायलट के पक्ष में फैसला तो नहीं कर सकते हैं कि राहत भरी खबर आई है सचिन पायलट गुट के लिए। अब सब कुछ डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट पर यह केस किस तरह से जाता है, उस पर सारा मामला ये डिपेंड करेगा। जी, इंतजार अब सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, लेकिन अभी आपने यहां से दो बड़ी बातें बताई। पहली ये कि एक फौरी राहत पायलट गुट के लिए जरूर दिखाई देती है कि अभी मेंबरशिप पर, उनकी सदस्यता पर खतरा नहीं है अगले फैसले तक। दूसरी बड़ी बात ये सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और तीसरा बड़ा मामला ये कि सदस्यता को लेकर जो भी फैसला लेना है वो विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में है। शरद, ये बताइए, सोमवार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र भी बुला रहे हैं, क्या तस्वीर सोमवार की हो सकती है विधानसभा सत्र के मद्देनजर? देखिए, विधानसभा का सत्र अब बुलाना अशोक गहलोत के लिए काफी मुश्किल होगा मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चाहा था कि विधानसभा का सत्र बुलाकर विधायकों पर दबाव डाला जाए, अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है। सीधे सीधे संवैधानिक संस्थाएं आपस में टकरा नहीं सकती हैं। ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी बोला है कि विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। कुल मिलाकर देखिए, अब सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट फैसला दे भी देगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू कर सकता है, उसके बाद ही उस पर अंतिम फैसला होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया, चूंकि हाईकोर्ट फैसला लिख चुका था। इस बीच ये इन्होंने याचिका लगाई थी सचिन पायलट गुट की तरफ से 19 विधायकों के प्रतिनिधि पृथ्वीराज मीणा ने, जो विधायक है, कि केंद्र सरकार का पार्टी बनाया जाए। अब केंद्र सरकार को जो पार्टी बनाया जाएगा तो सुनवाई आगे जारी रहेगी। अगर सुनवाई आगे जारी रहती है तो फिलहाल इनको राहत देना जरूरी था, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने आज शाम तक का वक्त दिया था, वो फैसला ले सकते थे। तो विधानसभा अध्यक्ष के जो नोटिस थे उसको स्टे कर दिया है। सचिन पायलट गुट के जो 19 विधायकों पर तलवार लटकी हुई थी अयोग्य होने का, उस पर स्टे कर दिया है। तो अब जाके वो आराम से सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई तक रह सकते हैं, क्योंकि आज अगर स्टे नहीं होता तो शाम तक विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर सकते थे, इसलिए उसको स्टे किया है। साथ ही ये कहा है कि आगे सुनवाई जारी रहेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट में मामला भले ही चल रहा हो लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में ही मामला चलता रहेगा। ये नहीं बताया कि एक बात और बताइए, क्योंकि आप लगातार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बने रहे और आप लगातार इस केस को फॉलो भी कर रहे थे, कोर्ट में जब वकील पेश हुए थे, ऐसी जो कौन सी वो अहम दलीलें थी जो दी गई, तो सचिन पायलट गुट के पक्ष में कोर्ट ने फैसला किया। क्या काम आया सचिन पायलट के गुट के लिए इन दलीलों के लिहाज से? देखिए, कुल मिलाकर सबसे बड़ी दलील तो यही
फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि क्या पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है? व्हिप क्या विधानसभा के अंदर लागू नहीं होता है? पार्टी की एक बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री निवास पर, दूसरी बैठक बुलाई गई होटल में, उस होटल में अगर नहीं पहुंचे हैं सचिन पायलट और उनके विधायक, तो ये पार्टी के खिलाफ गतिविधि कैसे माना जाए? कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार गिराने जा रहे हैं। तभी यहाँ तक कि सचिन पायलट ने हाईकोर्ट में ये कहा कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहना चाहता हूँ, कांग्रेस के अंदर रहकर अपनी आवाज उठाना चाहता हूँ। तो इन सारी बातों को सचिन पायलट के पक्ष में माना है, जबकि दूसरी तरफ सीपी जोशी का वकील कह रहे थे कि हम तो अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस दिया ही नहीं, हमारे पास तो एकमात्र शिकायत आई थी, उस शिकायत के लिए हमने नोटिस दिया है, अयोग्य घोषित करने का नोटिस नहीं है। तो कुल मिलाकर जो सीपी जोशी के वकील थे उनकी दलीलों में बहुत ज्यादा दम नहीं था और इसीलिए सचिन पायलट गुट को यहाँ राहत दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को बड़ा हथियार माना गया है, पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी को बड़ा हथियार माना गया है और इसे देखते ही ये कोर्ट ने फैसला दिया है और कहा है कि सचिन पायलट गुट के लोग जो हैं राहत महसूस कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें होगी, उसके बाद ही राजस्थान हाई कोर्ट में आगे सुनवाई चल सकती है। एक सवाल शरद आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि जो ये प्रोसीडिंग्स हुई, जो सचिन पायलट गुट खेमे के विधायक थे, जी शरद, जो पायलट गुट के खेमे के जो विधायक थे उनकी याचिका को भी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि केंद्र को भी पक्ष बनाया जाए इस मामले में। आप तक आवाज पहुंच रही है शरद? उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इतनी ज्यादा बहस हो चुकी है कि फैसला लिखने के लिए हमें 2 दिन का वक्त चाहिए और इसीलिए 2 दिन का वक्त लिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट चले गए तो हाईकोर्ट ने राहत तो दे दी है, लेकिन फैसले के लिए कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ही गए हैं, इसलिए विधानसभा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करे, तभी राजस्थान हाईकोर्ट जो है फैसला देगा। जी मीनाक्षी, लौटेंगे आपके पास शरद। इस बीच वकील अपना अपना पक्ष रख रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से आज कोर्ट में अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन किया गया और उसके बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि पायलट गुट की जो याचिका है वो सही है। बड़ी राहत मानी जाए संभवतः, क्योंकि स्टेटस को ऑर्डर हुआ है, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई आगे नहीं होगी और उच्चतम न्यायालय के समक्ष मसला है, इसलिए आप कह सकते हैं कुछ हद तक, कुछ समय के लिए वो राहत तो माना जाए कि जब तक उच्चतम न्यायालय जो कोर्ट ने कहा है वो माना जाए। मुझसे आप राय ना लें कि क्या माना नहीं, जाए। तो उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही फैसला होगा। यस, उच्चतम न्यायालय के अधीन है और वो कोर्ट ने कल भी उच्चतम न्यायालय ने कह दिया था कि हाईकोर्ट जो भी फैसला करेगी वो उच्चतम न्यायालय के अधीन रहेगा और इसी के तहत अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष सोमवार को जब आर्गुमेंट होंगे तब इस ऑर्डर को भी प्लेस कर दिया जाएगा और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो आगे क्या ऑर्डर करती है। एप्लीकेशन 4 रिजेक्ट हुआ है, वो क्या है? प्रेयर नंबर जो सी और डी है, उन्होंने कहा है कि हमको एमएलए बने रहने दिया जाए, तो कोर्ट ने कहा ये हमारा परव्यू में नहीं आता, ये तो एंटी डिफेक्शन पे जब स्पीकर कार्रवाई करेंगे कि क्या उनको डिस्क्वालीफाई करना नहीं करना, ये प्रेयर स्पीकर के पास रहेगी। अभी स्टेटस को ऑर्डर है तो उसके तहत कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है और मामला विचाराधीन है उच्चतम न्यायालय में, तो एक बार उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्देश आता है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए, नोटिस दिया गया है, अभी दोनों पक्षकारों को अपना जवाब देना है, लेकिन कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार करने को कहा है, तो जो स्थिति आज है, अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो नहीं होगा, दे दिया तो उसी स्टेज पे रहेगा। तो आज की स्थिति में स्पीकर के द्वारा सिर्फ नोटिस दिया गया है, उसके उपरांत कोई कार्रवाई नहीं करी गई, तो वही स्थिति बरकरार रहेगी। विधानसभा कब बुलाई जा सकती है? विधानसभा बुलाने का प्रश्न इससे बिल्कुल अलग है, इसका आपस में कोई लेन देन नहीं है। केंद्र को पक्षकार बना दिया है, उनको कहा है कि आप अपना जवाब पेश कर दें और जब प्लीडिंग यानी कि जवाब पेश कर दें और पूरी प्लीडिंग कंप्लीट हो जाए तो पक्षकार कोई भी अर्जी लगा देगा कि इसकी सुनवाई करी जाए, उसके बाद ही उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा। कोई तारीख नहीं दी गई है अभी। तो आपने यहाँ पर पूरी बात सुनी प्रतीक कांसलीवाल की, मामले से जुड़े हुए वकील। लेकिन आइए आपको बताते हैं इस फैसले के मायने क्या है। देखिए, सचिन पायलट की याचिका को कोर्ट ने सही माना है क्योंकि सबसे बड़ी दलील दी गई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हमें बोलने की आजादी है, अपना विचार रखने की आजादी है और इस बात को कोर्ट ने भी प्रमुखता दी। सदस्यता रद्द करने का मामला हालांकि अभी भी स्पीकर पर छोड़ा है, विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का यह मामला है, यानी फौरी राहत है, ये एक स्टे है हाईकोर्ट का, लेकिन अगले फैसले तक इंतजार करना होगा कि इस पर क्या तस्वीर उभर कर आती है। और स्पीकर के नोटिस पर भी हाईकोर्ट का स्टे लग गया है। शरद हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, हमने देखा था कि जब स्पीकर सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कई सारे सवाल उन पर भी उठ रहे थे। कहा जा रहा था क्यों नहीं वो अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं निष्पक्ष होकर काम करते हैं। जी, यही सबसे बड़ी बात जो है स्पीकर के खिलाफ गई है
कि रात को 11:30 बजे के आसपास सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी वहां पहुंचते हैं और तुरंत स्पीकर नोटिस जारी कर देते हैं। तो जो हरीश साल्वे की दलील थी, हरीश साल्वे का कहना था कि स्पीकर ने माइंड अप्लाई नहीं किया है, मैलिशियस इंटेंशन से ये नोटिस दिया है। ये लगातार इस बात को कह रहे थे कि अगर माइंड अप्लाई किया होता और विवेक के आधार पर फैसला लिया होता तो थोड़ा सा वक्त मिलता। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से फैसला आया है एक बड़ी राहत है सचिन पायलट गुट के विधायकों को। लेकिन देखिए, जनतंत्र में सबसे बड़ी जीत होती है विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर भले ही उनको राहत मिल रही हो, वक्त मिल रहा हो, लेकिन विधायकों का जुगाड़ तो उनको करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी ताकत है। अशोक गहलोत को जो कह रहे हैं कि मैं बहुमत साबित करना चाहता हूँ, विधानसभा का सत्र बुलाना चाहता हूँ। अब यहाँ से ये देखना होगा कि सोमवार के विशेष सत्र का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मामला फंसा हुआ है, यहाँ पर आसान नहीं होगा विधानसभा। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट को लेकर आगे क्या सूरत हो सकती है शरद। लेकिन दो बातों पे और क्लैरिफिकेशन शरद आपसे चाहेंगे। एक तो ये कि सचिन पायलट खेमे के गुट के विधायक की अर्जी भी मंजूर हुई है जिसमें केंद्र को पक्ष बनाने की बात है, तो इसे लेकर अब आगे क्या हो सकता है। और दूसरी बात यह कि अब आगे की सुनवाई को लेकर क्या कोर्ट ने कुछ तस्वीर साफ की है कि कैसे अब आगे मामला जाएगा। जी देखिए, बातचीत कराते हैं विधानसभा के अध्यक्ष के वकील है प्रतीक कासलीवाल। अब आगे सुनवाई कैसे जाएगी ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, हाईकोर्ट के अंदर अभी क्योंकि प्लीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो हाईकोर्ट में प्लीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। प्लीडिंग कंप्लीट होने के बाद पार्टीज की तरफ से एप्लीकेशन लगाएगी कि जल्दी से इसको सुनवाई की जाए और उसके उपरांत कोर्ट फाइनली सुनवाई करेगी। इंटरिम तौर पे यथास्थिति बरकरार करने के ऑर्डर दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मामला विचाराधीन है। इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया जाएगा कि ये ऑर्डर हुआ है और इस पे कोर्ट क्या कार्रवाई करती है वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करेगा। आम आदमी को, हम दर्शकों को समझाना चाहें प्रत्येक जी, तो आज तक के दर्शकों को आप आज के फैसले को लेकर क्या समझाएंगे, किसके लिए क्या रहा। कोर्ट ने स्पीकर महोदय के द्वारा जो ऑर्डर 14 तारीख को नोटिस किया उसकी यथास्थिति बरकरार करने को कहा है। इसके उपरांत कुछ भी नहीं कहा है। प्रश्न सिर्फ लीगल इतना है कि क्या स्पीकर की सिर्फ नोटिस देने की कार्रवाई को कोर्ट स्टे कर सकती है या हस्तक्षेप कर सकती है, नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती, कानूनन नहीं कर सकती। और उस हद तक ये ऑर्डर गलत है और इसीलिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष हम ये प्ली करेंगे। आप उच्चतम न्यायालय में जा रहे हैं? उच्चतम न्यायालय में हमारी याचिका ऑलरेडी पेंडिंग है जो कल जिसपे सुनवाई हुई थी और वो सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। उसमें कोर्ट को इस ऑर्डर के बारे में अवगत करा दिया जाएगा। अंतरिम ऑर्डर जो आया है उसके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे? बिल्कुल, उसमें अंदर सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे। ये बताइए कि अगर ये दोनों पक्ष के बारे में देखा जाए तो क्या सचिन पायलट गुट के लिए एक राहत भरी खबर है ये? संभवतः आप कह सकते हैं कुछ समय के लिए राहत है। एक हो सकता है छोटी बैटल जीत ली हो, लेकिन वॉर अभी बुरी है और फ्यू बैटल जीतने से वॉर नहीं जीती जाती। एक मिनट, एक प्रत्येक जी आखिरी सवाल कि अगर मोटा मोटी हम बताना चाहें कि आपके पक्ष से क्या दलीलें थी, उनके पक्ष से क्या दलीलें थी? देखिए, वो बराबर आपको अवगत कराया जा रहा है कि स्पीकर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो संवैधानिक है। स्पीकर स्वतंत्र है इस तरह की कार्रवाई करने के लिए, और अगर ये याचिका लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है उच्च न्यायालय द्वारा और प्रीमेच्योर कार्रवाई है। अभी स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया गया है, बिना फैसला लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ना ही कोई इंटरिम ऑर्डर है। और इसके तहत जो कोर्ट ने स्टेटस को दिया है वो कानून के प्रावधान के विपरीत है और वही मसला अब उच्चतम न्यायालय के अंदर लिया जाएगा। क्या अब स्पीकर अयोग्य नहीं ठहरा सकते थे? 3 और 4 जो अप्रेयर, देखिए, सिर्फ खारिज नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि स्पीकर स्वतंत्र है अयोग्य ठहराने या नहीं ठहराने के लिए, इसलिए हम उस पर कार्रवाई नहीं करते। तो कोई और याचिका अगर स्पीकर महोदय के समक्ष आती है तो वो कार्रवाई करें। सिर्फ 14 तारीख का जो नोटिस दिया है उस पर यथास्थिति बरकरार करने के लिए कहा गया है। अब राजस्थान हाईकोर्ट में कब सुनवाई शुरू होगी? जब भी प्लीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तब राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन लगेगी, प्लीडिंग कंप्लीट हो गई और इसमें सुनवाई करें तब कोर्ट एक तारीख फरमाएगी और याचिका पे निस्तारण किया जाएगा। अब क्या जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको कोई फ्रेश नोटिस जारी करने का अधिकार है या रोक? बिल्कुल कोई रोक नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने तरफ से कार्रवाई करने के लिए। 14 तारीख का जो नोटिस दिया उस पर यथास्थिति बरकरार करनी है। इसके अलावा स्पीकर के कोई भी राइट्स को कैसे भी इंटरफेयर नहीं किया गया, नहीं किया जा सकता। सर, एक मीनाक्षी, इस तरह से देखा जा सकता है कि इनका कहना है कि स्पीकर के किसी भी राइट को उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया और ये कहा है जब प्रेयर 3 और 4 को डिस्चार्ज किया है तो ये कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का ये पावर होता है, अधिकार होता है कि विधानसभा के अंदर योग्यता का वो आकलन करे। इस पर हम कोई फैसला नहीं लेंगे। तो कुल शरद, आप जितनी बार कोर्ट में ये प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते रहे, कवर करते रहे, कोई ऑब्जर्वेशन कोर्ट का इस बात पर था कि सरकार जिस तरह से रिजॉर्ट में बैठी है और मुख्यमंत्री खुद उनके बीच जाके स्पीच दे रहे हैं कि पहाड़ की तरह आपको डटे रहना होगा और हो सकता है आने वाले कुछ और दिन आपको इसी तरह से यहाँ पे रहना होगा, सरकार कैसे रिजॉर्ट में रह सकती है? कोई ऑब्जर्वेशन कोर्ट का इस पर था? देखिए, एक
मौखिक ऑब्जर्वेशन था वो बड़ी दिलचस्प था। जो चीफ जस्टिस है इंद्राज मोहंती, उन्होंने कहा कि देखिए कई चीजें होती है जो आदमी करने से डरता है और आखिर वही करना पड़ता है। मैं जब बचपन में था तो मुझे लिखना बहुत पसंद नहीं था, ये जो लेख लिखा जाता है, और जूते के फीते बांधे पसंद नहीं थे, लेकिन आप देखिए इतने लंबे लंबे मुझे फैसले लिखने पड़ते हैं। तो कुल मिला के दोनों पक्ष को नसीहत दी थी कि ये जो ईगो की लड़ाई है, आपने लड़ तो लिया है, लेकिन जिस तरह से आप कोर्ट में लड़ रहे हैं ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह के उन्होंने मौखिक रूप से ये बात कही थी, लेकिन ये दोनों ही पक्ष चूंकि होटल में बैठे हुए हैं, इसलिए नागरिकों की तरफ से एक याचिका लगी थी और वह ये कहा गया था नागरिकों की तरफ से कि हम राजस्थान के नागरिक हैं, हम इसमें पक्षकार बनना चाहते हैं कि हमारी सरकार कोरोना के समय होटल में बैठी है, हमारे सरकार के कुछ लोग मानेसर में होटल में बैठे हैं, उनको सुना राजस्थान हाई कोर्ट ने। सुनने के बाद कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है, चूंकि पहले से हम लोग इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पर सुनवाई में काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसको अलग से सुनेंगे। वो निचली अदालत में ऑलरेडी एक चल रही है इसके लिए याचिका। तो ये बात उठी थी मीनाक्षी कि किस तरह से कोर्ट जो सरकारें हैं वो होटल से चल रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ इतनी ज़्यादा लीगैलिटी थी। आप समझिए मिजोरम से लेकर और महाराष्ट्र तक, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक जितने भी कोर्ट की कार्रवाई हुई है विधानसभा को लेकर, वो सारे नजीर पेश कर दिए गए। देश के 3 बड़े नामचीन वकील थे, मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी। हमारी संवाददाता मौसमी इस वक्त जुड़ गई हैं फेयरमाउंट होटल के बाहर से और लगातार मौसमी नजर बनाए हुए। मौसमी, अब ये बेहद कठिन वक्त है अशोक गहलोत के लिए कि वो विधानसभा का सत्र बुलाएं या ना बुलाएं, और वहां पर क्योंकि कई तरीके की अब दिक्कतें पेश आ सकती हैं और हो सकता है फेस सेविंग एक्सरसाइज हो यहाँ पर। जिस तरीके से आज कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आने के बाद अब क्या लगता है, मंडे को विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा या फिर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट के फैसले के बाद ही सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। हम फेयरमाउंट होटल के बाहर हैं और अशोक गहलोत किसी भी वक्त यहाँ से बाहर निकलेंगे, ऐसा बताया जा रहा है कि वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। पहले ये सूचना आ गई है कि मीडिया से वो अपनी आगे की रणनीति क्या खाका रहेगा वो जाहिर करेंगे। तो साफ तौर पे कांग्रेस सरकार जो है ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसको शायद हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन अब अपने आगे की प्रक्रिया, आगे का स्टेप क्या होगा, इसके लिए अशोक गहलोत जो काफी मंझे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, पहले से ही उसकी पृष्ठभूमि अशोक गहलोत तैयार कर चुके हैं। कल रात को जाके वो गवर्नर कलराज मिश्रा से भी उन्होंने मुलाकात की थी, नेहा, और अब यहाँ पे आप देखिए जो सिक्योरिटी का मजमा लगा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक गहलोत बाहर निकलने वाले हैं। क्या वो एक बार फिर से सचिन पायलट पर हमला बोलेंगे या फिर ऐसी अटकलें हैं कि परेड करवा सकते हैं वो गवर्नर के सामने तमाम अपने विधायकों को, क्योंकि उसमें जो है विरोध या कहे कोई अंतर्द्वंद का जो है का विंडो नहीं रहता। आप देखिए तमाम विधायक जो है वो भी अंदर अब जा रहे हैं और पूरी स्ट्रेंथ के साथ अशोक गहलोत, ये बताया जा रहा है, तैयार है इस सियासी लड़ाई को राजनीति के अखाड़े में लड़ने के लिए, यानी कि असेंबली में लड़ने के लिए, और अभी थोड़ी देर में वो अपने प्लान को साझा करेंगे। बिल्कुल, देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जब बाहर निकलते हैं तो क्या वाकई कुछ बात करते हुए जाते हैं मीडिया से। लेकिन शरद के पास चलते हैं। शरद राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर मौजूद है। शरद, कोई हलचल वहां पर? देखिए, आप मीनाक्षी पूछ रही थी कि सरकार होटल में बैठी है और जनता जो है सड़कों पर त्रस्त है और कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे साथ है वकील पूनमचंद भंडारी, जिन्होंने इसी बात को लेकर याचिका लगाई थी कि पक्षकार बनने की अपील की थी। अब तो कोर्ट ने कह दिया कि सचिन पायलट गुट को राहत मिली है, तो यानी अब तो होटल में ही रहेंगे दोनों। नहीं, अब ये कहाँ रहेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता। लीगल पोजीशन ये है, स्पीकर के नोटिस को स्टेटस को कर दिया है। अब पायलट के ऊपर जो तलवार लटक रही थी वो तलवार तो हट चुकी है। अब स्पीकर इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और ना तो सचिन पायलट को जवाब देने की जरूरत है और ना अपेयर होने की जरूरत है। वकील कह रहे हैं कि जो नोटिस 14 तारीख को दिया था उस पर हमने स्टे किया है, फ्रेश नोटिस तो दे सकते हैं। अब फ्रेश, मैं वही कह रहा हूँ ना, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। नई कोई कार्रवाई करना चाहें, नई कोई और कंप्लेंट आती है या सुओ मोटो को लगता है तो सुओ मोटो अलग से नोटिस जारी करके वो कोई कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये मामला तो ठंडा बस्ते में गया, क्योंकि जो दूसरे पॉइंट जो रेज किए गए थे
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के उसको रिट को एडमिट कर लिया है। तो एडमिट जब रिट कर लेते हैं तो उसके बाद सुनवाई के बाद बहुत लंबे टाइम बाद में नंबर आता है उसका। तो ये बताइए कि अब राजस्थान हाई कोर्ट में कब सुनवाई शुरू हो पाएगी? अब राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई जल्दी नहीं होगी, टाइम तो गया, ड्यू कोर्ट में गया ना ये, अब नंबर आगे जब आएगा इसका तो बस। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि राजस्थान हाई कोर्ट पहले फैसला देगा। हाँ तो फैसला दे दिया ना उन्होंने, इंट्रीम ऑर्डर कर दिया ना। देखिए क्या होता है, कोई रिट फाइल होती है तो उसमें एक इंट्रीम तुरंत रिलीफ मांगी जाती है, तो हाई कोर्ट ने तुरंत रिलीफ दे दी है। अब सुनवाई करेंगे आराम से और आराम से फैसला करेंगे उसपे। तो वही तो बात तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कब तक फिर होटल में बैठेंगे? फिर तो होटल में बैठे रहेंगे दोनों। अब ये तो वो देखें होटल में कब तक बैठा है नहीं बैठना है, लेकिन ये कार्रवाई तो ड्रॉप हो चुकी, खत्म हो चुकी कार्रवाई, समझिए आप। आप ये समझना चाहेंगे, आप चूंकि इसमें पक्षकार थे, क्या जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है विधानसभा बुलाई जा सकती है? अशोक गहलोत बुला के फैसला ले सकते हैं विधानसभा में? बिल्कुल, देखिए ये उनका प्रेरोगेटिव है, विधानसभा में सत्र जारी हो सकता है, सारी कार्रवाई होती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है, किसी ने रोका नहीं है, वो कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो गए ना वो लिमिटेड पॉइंट पे गए हैं, इसके स्पीकर के अधिकार को लेकर के गए हैं, वो चैलेंज हुआ है। प्रेयर 3 और 4 डिस्चार्ज हुआ है अयोग्यता वाला, वो क्या जरा समझाएं। वो उन्होंने ये कहा था कि हमको अयोग्य घोषित ना किया जाए, ये प्रेयर भी थी उनके साथ में, सचिन पायलट गुट की। हाँ, तो उसको उन्होंने खारिज कर दिया, बोला इस पर हम ऑर्डर नहीं करते हैं, ये जो काम है ये स्पीकर का है, वो इनको अयोग्य घोषित करे या ना करे, ये हाईकोर्ट का नहीं है कि वो मतलब एडवांस के अंदर ही कह दें कि इनकी सदस्यता ना जाए। बने रहिएगा। देखिए मीनाक्षी, ये बड़ी खबर यह है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि हमें अयोग्य घोषित न किया जाए, इस तरह की आप आदेश पारित कर दें। उस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर हम आदेश पारित नहीं कर सकते, आपकी योग्यता और अयोग्यता घोषित करना जो विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है, पहले वो मामला विधानसभा में आने दीजिए, उसके बाद हम फैसला लेंगे। तो उस पर कोई राहत नहीं मिली है सचिन पायलट गुट को, केवल राहत मिली है जो नोटिस दिया गया था। नोटिस में जी मैं शरद आपको रोक रही हूँ एक सेकंड, क्योंकि फेयरमाउंट होटल के बाहर देखिए हलचल दिखाई दे रही है, वहां से एम्बुलेंस गुजरी है एक अभी, और ये देखिए वहां पर जो विधायक अभी बंद है, खबरें अलग अलग तरह की चल रही थी, विधायक कोई बीमार है। मौसमी है वहां पर, मौसमी जो हलचल है उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? तुम घर जी बिल्कुल, देखिए आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हलचल तेज हो गई है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस वार्ता करेंगे और उसके मद्देनजर यहाँ पोडियम लग गया है। तमाम मीडिया कर्मी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले अशोक गहलोत जो है अक्सर फेयरमाउंट होटल से बाहर निकलकर मीडिया से मुखातिब होते हैं, पर पहले ही जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद अशोक गहलोत के दफ्तर से ये खबर आई थी कि वो मीडिया से प्रेस वार्ता करेंगे। बहुत बेहद महत्वपूर्ण है जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो आत्ममंथन और विचार विमर्श चल रहा है, उनको लगता है कि अब ज्यादा समय उनके पास है नहीं। जिस तरह से लगातार ना हाईकोर्ट से उनको कोई राहत मिली है और ना सुप्रीम कोर्ट में भी अब मंडे को सुनवाई है, तो अशोक गहलोत को लगता है जिस तरह से जो मेजॉरिटी लाइन है, बॉर्डर लाइन केस है उनका, वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए, और उसको लेके अशोक गहलोत अब ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। राजभवन जाएंगे ऐसी अटकलें बताई जा रही हैं। एक मंत्री उनके हैं जिन्होंने अपने सारे ऊर्जा मंत्री, उन्होंने सारे कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं और अपने ऑफिस में बता दिया है कि अभी जो भी आगे सियासी सरकारी कार्यक्रम है उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे आप देखिए तो मीडिया का काफी तांता है और इंतजार है किसी भी वक्त अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री की गाड़ी भी लग गई है। अजय कुमार आपको दिखाएंगे, गाड़ी दिखाइए, और आगे जो हलचल चल रही है वो आप देखिए, पूरी सीएम की सिक्योरिटी आ गई है। क्या बोलते हैं वो ये पता चल जाएगा। कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय, ऐसी अटकलें चल रही है और अभी राज्यपाल ने उन्हें समय नहीं दिया है। हमने खुद राजभवन में अपने सूत्रों से ये पता लगाया है कि क्या कोई ऐसी कोई दरखास्त आई है, क्या गवर्नर साहब कलराज मिश्रा ने कोई समय दिया है, तो हमें ये पुख्ता जानकारी मिली है कि अभी तक तो ऐसा कोई अपॉइंटमेंट नहीं मांगा गया है या ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं दिया है। पर आपको ज्ञात हो कि कल रात को अशोक गहलोत कलराज मिश्रा जो गवर्नर है उनसे मिलने भी गए थे। बताया गया कि शिष्टाचार के तहत ये मुलाकात थी। अब देखना होगा यहाँ पे आके किस तरह से जो ट्रबल शूटर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत, खुद परेशानी में है, अपनी सरकार को बचाने की और नाक और साग बचाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अब देखते हैं कि आगे वो क्या रास्ता इख्तियार करते हैं।